तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आप लोग एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस और तीसरा है आपका रेस्पिरेशन। तो ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि कौन सी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। तो ग्रीन प्लांट ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। अगर वो क्लोरोफिल किसी और ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है तो वहां पर भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ओवरऑल हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो आपके फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी का यूज करते हैं। लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक, जिससे केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका ग्लूकोज। तो केमिकल कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, जो कि C6H12O6 होता है। तो ये तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट हो गया, एक पाथवे हो गया, एक डायरेक्शनल डायग्राम हो गया कि लाइट एनर्जी को यूज करके ग्रीन प्लांट्स केमिकल एनर्जी बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये एक प्रकार से फिजिको केमिकल प्रोसेस है। अगर हम बात करें तो ये कैसी प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, ठीक। तो ये आपकी फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक। और यही फिजिको केमिकल प्रोसेस जो है बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस धरती पे जीवन का आधार जो है इसी फिजिको केमिकल प्रोसेस की वजह से है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर का आधार बनाते हैं जो फूड चेन होती है। अगर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो इंपॉर्टेंट है वो दो रीजंस की वजह से, ड्यू टू टू रीजंस। दो रीजंस की वजह से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहली बात तो ये है कि ये फूड का प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। अर्थ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस है। दूसरी बात यह है कि ये जिम्मेदार है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ। ऑक्सीजन जो अर्थ में रिलीज हो रही है उसके लिए ये जिम्मेदार है। तो दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे, दूसरी बात ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। तो चार हमारे ऐसे फीचर्स हैं फोटोसिंथेसिस के, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे चार आपके फीचर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक। तो एक तो ये आपकी
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहली बात यह है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे इस बात से इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस बोला गया है, जो इसका रीजन है, रीजन ये है कि ये इसको सनलाइट चाहिए, विदाउट सनलाइट के ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्ड सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए इसको सनलाइट चाहिए। तो पहला जो कारण है, पहला जो फीचर है फोटोसिंथेसिस का, वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक। दूसरा यहां पे इसको ये बोला गया है कि ये अपहिल प्रोसेस है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अपहिल प्रोसेस क्या होती है, डाउनहिल रिएक्शंस क्या होती है। अपहिल प्रोसेस के पीछे बोलने का रीजन ये है कि यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है वो एज अ वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में होता है, एज ए वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में होता है। ठीक। तो दूसरा जो फीचर है फोटोसिंथेसिस का वो है अपहिल प्रोसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में यूज होता है। ठीक। तीसरा प्रोसेस की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहां पे जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है वो आपकी ऑक्सीडेशन है। ठीक, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है, जो कि डार्क रिएक्शन है, वो आपका रिडक्शन है। तो यहां पे अगर एक बात करें तो ये आपकी रिडॉक्स प्रोसेस भी है, ये आपकी रिडॉक्स प्रोसेस भी कहलाती है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक। अगर डार्क रिएक्शन की हम बात करें तो डार्क रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन का परिचायक है, सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन है। और जो आपका डार्क रिएक्शन है वो रिडक्शन का परिचायक है, सिंबल ऑफ रिडक्शन है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगी उसको बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो तीसरा फीचर हो गया हमारा रिडॉक्स प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज रिडॉक्स प्रोसेस, रिडॉक्स प्रोसेस हो गया। अब जो हमारा चौथा पॉइंट आ रहा है वो ये कह रहा है कि ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो कहलाता है फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें बात बोली गई है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, जो सनलाइट है वो फिजिकल फॉर्म में है। अगर हम बात करें सनलाइट की तो सनलाइट जो है आपका फिजिकल फॉर्म में है। ठीक। और सनलाइट आपकी कन्वर्ट हो रही है ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज है हमारा ये है आपकी केमिकल फॉर्म, दिस इज योर केमिकल फॉर्म। तो इसीलिए इसको बोला गया है फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी सनलाइट जो है फिजिकल फॉर्म है और ग्लूकोज हमारा केमिकल फॉर्म है। तो इसी के साथ हमारा एक इंट्रोडक्शन खत्म होता है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ठीक है ना, उन पे ध्यान देते हैं। तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट थे? देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टीफन हेल्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स, ठीक है ना। तो इनको फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के लिए जाना जाता है। ही इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के लिए इसको जाना जाता है। ही इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। या फिर आप कह सकते हैं कि स्टीफन हेल्स को हम फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, सबसे ज्यादा योगदान है इनका, ठीक। फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, 1770 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक श्रृंखला प्रयोगों की एक श्रृंखला की, जिसपे इन्होंने कुछ प्रयोग किए, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, ठीक। इन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एयर का रोल कितना एसेंशियल है, एसेंशियल रोल ऑफ एयर, उसको इन्होंने रिवील्ड किया। उसमें इन्होंने बताया कि एयर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसेंशियल ऑफ जो रोल है, मतलब एसेंशियल रोल ऑफ एयर जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ में? फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे इनको ये पता चला कि एयर का रोल क्यों जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ में? तो देखिए, इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने प्रीस्टले के जो ऑब्जर्वेशन थे वो क्या थे, इसको हम लोग पहले समझते हैं। प्रीस्टलेस ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो एक तो इन्होंने कैंडल ली जो कि बर्न कर रही है क्लोज्ड स्पेस में, अ कैंडल बर्निंग इन क्लोज्ड स्पेस, कैंडल बर्निंग इन क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस में कैंडल बर्न कर रही है। तो क्लोज्ड स्पेस कैसा था? क्लोज्ड स्पेस में इन्होंने बेल जार लिया एक, ठीक, जहां पे कैंडल जो है बहुत जल्दी बुझ गई, कैंडल सून एक्सटिंग्विश्ड, कैंडल सून एक्सटिंग्विश्ड, बहुत जल्दी कैंडल बुझ गई, ठीक। दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि एक जो माउस है वो बहुत जल्दी सफोकेट हो जाता है। सिमिलरली अ माउस कुड सफोकेट, माउस जो है वो सफोकेट कर जाता है, ठीक। कहां पे सफोकेट करता है? क्लोज्ड स्पेस में, इन अ क्लोज्ड स्पेस, ठीक। क्लोज्ड स्पेस में माउस जो है वो सफोकेट कर जाता है, ठीक। तो ये इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन किए। पहला ऑब्जर्वेशन ये करा कि कैंडल को क्लोज्ड स्पेस में रखा, यानी बेल जार में रखा, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा कि बहुत तेजी के साथ जो कैंडल है वो क्या बुझ जा रही है, बहुत जल्दी बुझ जा रही है, ठीक है ना। और दूसरा इन्होंने देखा
कि क्लोज्ड स्पेस में जो माउस है वो भी फेंट कर रहा है, बेहोश हो जा रहा है, यानी वो भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले जिनको बोला गया प्रीस्टलेस कंक्लूजन, इनको बोला गया प्रीस्टलेस कंक्लूजन, इनको प्रीस्टलेस कंक्लूजन बोला गया। ठीक, तो क्या कंक्लूड किया इन्होंने? तो इन्होंने ये कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब एक बर्निंग कैंडल और माउस, इन दोनों को क्लोज्ड जार में रखा जाता है, आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड जार, दे डैमेज द एयर, जो एयर होती है उनके आसपास, दे डैमेज द एयर विच दे ब्रीथ इन, जिस एयर को वो ब्रीथ करते हैं उसको वो डैमेज करते हैं, विच दे ब्रीथ इन। तो जो आसपास उनकी एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको वो ब्रीथ करते हैं और उसको वो क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। ठीक, तो उसकी रेमेडी ये निकाली इन्होंने कि उसी बेल जार में उन्होंने एक मिंट का प्लांट रखा, बट when the mint plant was placed in the same jar, it the candle and mouse survives for a long time, तो जब इन्होंने मिंट प्लांट को वहां पे रखा तो इन्होंने देखा कि कैंडल और जो माउस था वो लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव कर गए। तो ये थे प्रीस्टले के कंक्लूजन। ठीक, तो प्रीस्टले के कंक्लूजन ये थे। तो यहां से एक बात ये निकल के आई कि पहले जिस कैंडल और माउस की वजह से जो कि क्लोज्ड जार में रखे गए थे, वहां जो एयर यूज हो रही थी वो एयर डैमेज हो रही थी, वो एयर कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जो माउस था वो भी एयर ले रहा था। मगर जैसे ही मिंट प्लांट को वहां रखा गया तो जो एयर डैमेज हो रही थी या कंज्यूम हो रही थी, उस मिंट प्लांट ने उस अंदर की एयर को क्या किया? रीस्टोर किया। तो इससे निकल के आई प्रीस्टले की एक हाइपोथेसिस, प्रीस्टले की एक हाइपोथेसिस निकल के आई, प्रीस्टले की एक हाइपोथेसिस निकल के आई। उसमें उसने बोला कि मिंट प्लांट which was placed in the bell jar, which was placed in the bell jar restores the air, restores the air which the mouse and candle damage। जिस एयर को अभी तक माउस और कैंडल डैमेज कर रहे थे, उसी एयर को मिंट प्लांट आपका रीस्टोर करता है। सो दिस वाज द प्रीस्टलेस हाइपोथेसिस, ये प्रीस्टले की हाइपोथेसिस थी। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
पढ़ते हैं, और भी एक्सपेरिमेंट्स किए उस समय के साइंटिस्टों ने, उन एक्सपेरिमेंट्स पे भी देखते हैं कि क्या ऐसा था उन एक्सपेरिमेंट्स में। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस, ठीक। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि सनलाइट भी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट सनलाइट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी बहुत जरूरी है, ठीक। अब कैसे प्रूफ किया? इन्होंने एक सिमिलर सेटअप लिया, जैसा प्रीस्टले ने लिया था उसी प्रकार का एक सिमिलर सेटअप लिया। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड इन प्रीस्टले, जैसा प्रीस्टले ने यूज किया था, एज द वन यूज्ड इन प्रीस्टले। देखिए प्रीस्टले ने जो भी सेटअप लिया था वो लाइट की प्रेजेंस में सारी चीजें हो रही थी, ठीक है ना। मगर यहां पे इन्होंने क्या किया, एक को डार्क एरिया में रखा, बट बाय प्लेसिंग इन द डार्क एरिया एंड बाय प्लेसिंग इन द लाइट एरिया, डार्क एरिया और लाइट एरिया दोनों में रखा, ठीक। डार्क एरिया और लाइट एरिया में रखा, ठीक। इन्होंने ये शो किया कि सनलाइट इसेंशियल है, सनलाइट बहुत जरूरी है। ही शोड दैट सनलाइट इज इसेंशियल। इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि सनलाइट जो है वो बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो उस प्रोसेस के लिए जरूरी है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया के तहत वो एयर प्यूरिफाई हो रही है, दैट प्यूरिफाइज द एयर, दैट इज फाउल्ड बाय किसके द्वारा फाउल्ड होता है? दैट इज फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल, जो बर्निंग कैंडल के द्वारा फाउल्ड हो रही है, एंड माउस। एक वही प्रक्रिया है जो इस एयर को प्यूरिफाई कर सकती है फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया से, जो कि बर्निंग कैंडल जिसको हमने बेल जार में रखा था, और माउस जो कि एक क्लोज्ड बेल जार में बंद था, ठीक। तो माउस जो हो गया वो हमारा क्या है? ब्रीथिंग एनिमल है। माउस क्या है? ब्रीथिंग एनिमल है। तो ये बात इन्होंने सिद्ध करी, ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि प्रीस्टले का जो सेटअप था उसको पूरा उठा के वैसा का ही वैसा सेटअप के इन्होंने क्या किया, एक को लाइट एरिया में रखा और एक को डार्क एरिया में रखा। तो लाइट एरिया में रखा तो इन्होंने देखा कि सनलाइट वहां पर बहुत जरूरी है, सनलाइट एसेंशियल है, ठीक है ना। और इन्होंने एक बात और कंक्लूड करी, कंक्लूजन निकाला, जो इनका फाइनल कंक्लूजन आया वो इस बात का आया कि सिर्फ ग्रीन प्लांट है, इट इज द ओनली ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, जो सिर्फ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर जूलियस वॉन सैक्स ने क्या किया उसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे हमारे इनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक शुगर मॉलिक्यूल जो है प्लांट्स में पैदा हो रहा है। शुगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करी इन्होंने, ठीक। तो जूलियस वॉन सैक्स के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो स्टार्च के फॉर्म में हो रहा था, उसके लिए इन्होंने कई सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए। तो ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन कब होगा, जब प्लांट्स आपके ग्रो करेंगे, व्हेन प्लांट्स ग्रो। तो जब प्लांट्स ग्रो कर रहे थे तब ग्लूकोज के प्रोडक्शन को इन्होंने स्वीकारा, ठीक। और आपको ये पता है कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज है ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज ही एक ऐसा है सब्सटेंस जो पहली बात तो केमिकली रिएक्टिव है, और केमिकली रिएक्टिव होने के साथ साथ ये आपका सॉल्युबल भी है, ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें सुक्रोज की तो ये केमिकली इनरिएक्टिव है, सॉल्युबल तो है मगर केमिकली इनरिएक्टिव है, ठीक है ना। केमिकली इनरिएक्टिव है और ये सॉल्युबल है, ठीक। अगर हम बात करें स्टार्च की तो स्टार्च आपका केमिकली इनएक्टिव भी है, केमिकली इनएक्टिव भी है और इसके साथ साथ इनसॉल्युबल भी है। तो ये हमने आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई कि कौन किसकी सॉल्युबिलिटी और रिएक्टिविटी कैसी है। तो
जूलियस वॉन सेक्स नाम का एक साइंटिस्ट था। देखिए 3 साइंटिस्टों के बारे में हमने पढ़ा। पहले पढ़ा हमने प्रीस्टले के बारे में, फिर दोबारा हमने पढ़ा आपका जॉन इंजन हाउस के बारे में, तीसरे में पढ़ रहे हैं जूलियस वॉन सेक्स के बारे में। तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग स्टेटमेंट निकाले, अलग अलग बातों के बारे में बात करी। प्रीस्टले ने कहा कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। जैन इंजन हाउस ने सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई और जूलियस वॉन सेक्स ने ग्लूकोज पे फोकस किया। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि ग्लूकोज का तब प्रोडक्शन होगा जब प्लांट्स आपके ग्रो करेंगे। तो ये था आपका जूलियस वॉन सेक्स का कंक्लूजन। तो मैंने 3 साइंटिस्टों के आपको कंक्लूजन बताए और ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके लगभग आप ये मान के चलिए 18th सेंचुरी के मिडिल में ठीक एक इंपीरिकल इक्वेशन डिसाइड हुई। तो जब तीनों साइंटिस्टों के कंक्लूजन मिल गए तो इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के मिडिल में ठीक एक इंपीरिकल इक्वेशन बनी, एक इंपीरिकल इक्वेशन बनाई गई। वो एक ऐसी इंपीरिकल इक्वेशन थी जो कि पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। For oxygen evolving organism, for oxygen evolving organism, for oxygen evolving organisms, तो ये क्वेश्चन क्या थी? CO2 प्लस H2O। ठीक, लाइट की प्रेजेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है अभी, और यहां पे था CH2O प्लस O2। ये एक इंपीरिकल इक्वेशन बनाई गई जहां पे CH2O जो था ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या था? ये ग्लूकोज था। ग्लूकोज जो है ये क्या है? 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है। तो इस हिसाब से एक इंपीरिकल इक्वेशन बनी। फिर आगे और हम लोग कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। तो जॉन नील एक्सपेरिमेंट, वन नील एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैरोटीनॉइड क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ द फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्टों ने एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को अलग अलग तरीके से पकड़ा और उन सबको क्या करा, मर्ज करके एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की कंबाइंड डेफिनेशन और कंबाइंड एक थ्योरी और प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया। तो आज की क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक यू क्लास।